नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। दर्शकों, आज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मोहित का कोई दुश्मन है, उसका नाम है रोहित, जिसे वो अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। अब मोहित है वो जादू टोने पर विश्वास करने वाला आदमी। सो वो गया एक तांत्रिक के पास और बोला, सर जी एक काम करो, कुछ मंत्र वंत्र मारो और रोहित को रास्ते से हटा दो। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद रोहित की जहर दिए जाने से मौत हो गई। पुलिस ने तहकीकात की लेकिन पता नहीं लगा पाई कि जहर किसने दिया है। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मोहित का एक दुश्मन है जिसका नाम है रोहित, जिसने कुछ दिन पहले ही एक तांत्रिक को पैसे दिए थे ताकि वो जादू टोने से रोहित को रास्ते से हटा दे। पुलिस मोहित और तांत्रिक को पकड़ती है और ले जाती है अदालत। अब ये ध्यान में रखिए कि मोहित या तांत्रिक ने रोहित को जहर दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मोहित ने काला जादू करने को कहा था और काले जादू से कोई मरता हो, कानून इस बात को मानता नहीं। अब सोचिए, अदालत मोहित को कसूरवार मानेगी या नहीं। जब तक आप इस पर सोचते हैं, हम चलते हैं इतिहास के पिटारे से। आपको बता दें, इतिहास के पिटारे से निकले एक असली केस पर। साल 1873 में एक ऐसा ही केस बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामने आया था, जब बॉम्बे में 3 लोगों की हत्या हुई और बाद में मामला काले जादू का निकला। लेकिन दिक्कत ये खड़ी हुई कि हत्याओं का पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, फिर भी सजा हुई। कैसे हुई, इसी से जुड़ी आज की हमारी ये कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस केस की शुरुआत होती है साल 1872 के नवंबर महीने की 15 तारीख से। मुंबई में ग्रांट रोड रॉयल थिएटर के पास डेगा परिवार रहता था। उस रोज शाम को खाना खाने के बाद डेगा परिवार के दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी केक लेकर खड़ा था। केक काटकर परिवार में बांटा गया और सबने एक एक टुकड़ा खा लिया और बचे हुए केक को कुछ रिश्तेदारों के वहां भिजवा दिया गया। रात 11 बजे के अचानक सबकी तबीयत खराब होने लगी। जिन नौकरों ने केक खाया था उनको भी पेट में दर्द की शिकायत थी। अगली सुबह तक परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई। साफ था कि केक में जहर मिलाया गया था। इसके अलावा केक जिन रिश्तेदारों में भिजवाया गया था वो भी बीमार पड़ने लगे और उनमें से भी एक की मृत्यु हो गई। जैसे ही खबर फैली, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सवाल था कि जहरीला केक आखिरकार भिजवाया किसने और कोई क्यों डेगा परिवार की हत्या करना चाहता था। पुलिस ने केक लाने वाले शख्स की छानबीन की तो पता चला उसने खुद भी केक खाया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। केस में आगे ना कोई सबूत मिला, ना कोई गवाह मिला, इसलिए फाइल धरी की धरी रह गई। अब कहानी का दूसरा सिरा खुलता है। कुछ दिनों बाद जब पुलिस के पास अली मोहम्मद नाम का मुखबिर पहुंचता है और बताता है कि पेस्टोनजी दीनशा नाम का एक वकील 2 लोगों को रास्ते से हटाने की सोच रहा है। इसके बाद पुलिस अपना जाल बिछाती है। पेस्टोनजी ने सखाराम नाम के एक बिचौलिए को काम सौंपा था कि वो किसी तांत्रिक का जुगाड़ करे। सखाराम ने ये बात अली मोहम्मद को बताई और उसने पुलिस को बता दी। अली मोहम्मद सखाराम को खाकी शाह नाम के एक तांत्रिक के बारे में बताता है। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच मीटिंग फिक्स हो जाती है। कमाटीपुरा के घर में पेस्टोनजी, सखाराम, अली मोहम्मद और खाकी शाह तय वक्त पर पहुंच जाते हैं। पुलिस को इस मुलाकात का पहले से पता था, इसलिए सादी पोशाक में पुलिस के आदमी वहां मौजूद थे ताकि जो कुछ हो रहा है उसे देख सुन सके। आपको बता दें, मीटिंग के दौरान पेस्टोनजी बताते हैं कि वो 2 लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन इस काम के लिए उनकी एक शर्त थी।
इसके लिए जहर जैसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होना था, क्योंकि इससे बात पुलिस तक पहुंच सकती थी। पेस्टो नजी खाकी शाह से कहते हैं कि उसे अपने इल्म यानी कि काले जादू से ये काम करना होगा। खाकी शाह तैयार हो जाता है और पेस्टो नजी से कहता है कि उसे शिकार की तस्वीर चाहिए होगी, जिसके बाद वो आसमानी किताब से इसका हल निकाल लेगा। पेस्टोन जी खाकी शाह से कहते हैं कि जैसे ही शिकार बीमार पड़ेगा वो उसे 500 रुपए देंगे और काम पूरा हो जाने पर बाकी 2000 रुपए। यहाँ पर यह कहानी डेगा परिवार वाले केस से जुड़ती है, क्योंकि पेस्टो नजी जिन दो लोगों को ठिकाना लगाना चाहते थे उनका नाम था निकोलस डेगा और उनकी पत्नी रोज मेरी डेगा। मामला जमीन जायदाद का था। दरअसल रोजी मैरी डेगा की पिता की मौत के बाद पेस्टो नजी वकील के नाते उनकी वसीयत को संभाल रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने डेगा परिवार की रकम और जमीन हड़प ली थी और अब डेगा परिवार उनसे पैसे और जमीन वापस लेने की मांग कर रहा था। लेकिन पेस्टो नजी के ऊपर भारी कर्जा था और वो पैसे वापस करने की कंडीशन में नहीं थे। इसलिए पहले तो उन्होंने डेगा परिवार से कुछ समय की मोहलत मांगी। जब पैसा वापस ना हुए तो डेगा परिवार ने कोर्ट केस कर दिया। केस की तारीख नजदीक आ रही थी, इसलिए कोई चारा ना देखते हुए पेस्टो नजी ने डेगा दंपत्ति को अपने रास्ते से हटाने की सोची। 2 हफ्ते पहले डेगा परिवार के पास जो केक पहुंचा था वो भी पेस्टो नजी की कारस्तानी थी, लेकिन उस दिन निकोलस डेगा और उनकी पत्नी बच गए। पेस्टो नजी की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तंत्र मंत्र का रास्ता अपनाने की ठानी और इसी चक्कर में वो पहुंच गए तांत्रिक के पास। अब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। कमाटीपुरा में पुलिस ये सब सुन रही थी। वो तुरंत पेस्टो नजी और सखाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है, जहां उन पर डेगा दंपत्ति की हत्या की साजिश का केस चलता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में तब जज के अलावा एक ज्यूरी पैनल हुआ करता था, यानी आम लोगों का एक पैनल जो केस की सारी दलीलों को सुनकर अपना फैसला देता है। वर्तमान में ये नियम अमेरिका सहित कई देशों में चलता है, लेकिन भारत में अब ज्यूरी पैनल का नियम नहीं है। पेस्टो नजी के बचाव पक्ष की तरफ से पेश होने वाले 2 अनुभवी वकील थे, थॉमस एंटसी और जॉन डंकन, जबकि सखाराम का केस लड़ रहे थे बदरुद्दीन तैयवजी, जिनके बारे में फेमस है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ने वाले पहले भारतीय वकील थे और आगे जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष भी बने। अभियोग पक्ष की तरफ से पेश होने वाले थे सर एंड्रू स्कोवल और मिस्टर फर्गसन। केस सुनने वाले जज का नाम था सर लिटिल बैली और उनके साथ एक 12 सदस्यीय ज्यूरी भी थे, जिसके सभी मेंबर भारतीय थे। अभियोग पक्ष की तरफ से केस का सारा दमोदार पुलिस गवाहों पर था, जिन्होंने साजिश की बात सुनी थी। इसके अलावा जहरीले केक से डेगा परिवार के 3 लोगों की मौत का मसला भी था, लेकिन इस बात को अभियोग पक्ष अदालत में नहीं उठा सकता था। वो इसलिए क्योंकि उस केस को पेस्टो नजी से जोड़ने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसलिए केस में अभियोग पक्ष की तरफ से सिर्फ एक दलील दी गई कि पेस्टो नजी और सखाराम ने हत्या की साजिश की थी, और चाहे हत्या को अंजाम ना भी दिया गया हो, तब भी ये अपराध साबित करने के लिए काफी था। अब बचाव पक्ष ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, क्या कानून मानता है कि जादू टोने से किसी की हत्या हो सकती है? अगर नहीं तो किस आधार पर मुजरिम को सजा दी जाएगी? सारा कोर्ट सन्नाटे में। अब करे तो क्या करे? कानून की किताब में कहीं
लिखा नहीं था कि जादू टोने के लिए कोई सजा दी जाती है। आपको बता दें, केस के 12 मेंबर वाली ज्यूरी को तय करना था, जो कानून के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो तो सामान्य लोग थे। चाहे जादू टोने के लिए कोई कानून ना हो, तब भी सामान्य समझ से मामला हत्या की साजिश का था। इसलिए अभियोग पक्ष ज्यूरी को ये भरोसा दिलाने में सफल हो गया कि यह हत्या की साजिश का मामला है। इस केस में पेस्टोन जी और सखाराम को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद बचाव पक्ष ने केस की दोबारा सुनवाई की अपील डाली, जिसे स्वीकार किया गया और मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट की 5 मेंबर वाली बेंच के पास, जिसके चीफ जस्टिस थे सर माइकल बेस्ट्रॉप। आपको बता दें, 29 जून 1817 को बेस्ट्रॉप की पैदाइश हुई थी। फुल बेंच के सामने बचाव पक्ष ने दलील रखी कि पिछला फैसला गलत आधार पर दिया गया था और इस मामले में गलती जज की थी, जिन्होंने ज्यूरी के सदस्यों को बताना चाहिए था कि जादू टोने के हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती। आखिर में मामला फंसा इल्म पर। याद कीजिए, पेस्टोनजी ने खाकी शाह से कहा था कि इल्म के जरिए डेगा दंपत्ति को रास्ते से साफ करे। अब यहाँ कॉमन सेंस से ये समझ में आता है कि इल्म का मतलब जादू टोना था, लेकिन अभियोग पक्ष हाई कोर्ट को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि इल्म का मतलब सिर्फ जादू टोना नहीं, बल्कि और भी तरीके हैं। पेस्टोनजी और सखाराम की सजा बरकरार रखी गई। हाई कोर्ट का ये केस तब बहुत फेमस हुआ था क्योंकि एक तो पहली बार अदालत के काले जादू के मामले में फैसला दिया था, दूसरा इस फैसले का मतलब था अगर पेस्टोनजी ने इल्म ना कहकर सिर्फ जादू टोना बोला होता तो उन्हें इस मामले में रिहाई मिल सकती थी। अब चकित होने के लिए एक और फैक्ट सुनिए। आपको बता दें, साल 2022 में भी भारत में आईपीसी में मानव बलि जैसे अंधविश्वास को केवल तभी कानून का उल्लंघन माना जाता है जब किसी की हत्या कर दी गई हो। किसी को चुड़ैल बताकर प्रताड़ित करने और चोट पहुंचाने को सिर्फ साधारण चोट के दायरे में रखा गया और महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम जैसे सिर्फ गिने चुने राज्य हैं जहां अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, भारत में काले जादू का वो पहला केस कातिलों को एक शब्द ने फंसाया था और वो शब्द था इल्म। अगर इल्म की जगह वो जादू टोने का प्रयोग करते तो शायद वो उनकी रिहाई हो जाती। पहली बार कोर्ट में काले जादू का केस लड़ा गया था और मुखबिर की बात सुनकर पुलिस भी चौंक उठी थी। ये पूरा मामला क्या था? 15 नवंबर 1872 की ये पूरी घटना थी, जिसमें एक दुश्मन, जो दो आपस में दोस्त थे, उन्होंने अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए केक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, इल्म जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, केक भिजवाकर दंपत्ति को मारने की कोशिश की। पर ये रहा कि दंपत्ति बच गए और बाकी के जो परिवार थे, वो लोग जो थे वो उनकी मौत हो गई। जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो बिल्कुल हाई कोर्ट भी पूरा स्तब्ध रह गया। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने बात किया भारत में काले जादू का वो पहला केस। काले जादू का पहला केस भारत में लड़ा गया था और कातिलों को एक शब्द ने फंसा दिया था। और काले जादू, हालांकि किसी भी कानून में काले जादू को लेकर कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन काले जादू को लेकर इन मुजरिमों को सजा भी सुनाई गई थी। पहली बार काले जादू का केस भी लड़ा गया था। ये घटना है 15 नवंबर 1872 की। डेगा परिवार से ये घटना शुरू हुई। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।